हाँ, किरण पटेल को इसलिए नहीं पहचान पाई सरकार क्योंकि उसने भी मोदी जी के जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि वो भी गुजरात से ही था। अगर मोदी जी उसे कपड़े से पहचानते तो उन्हें लगता कि उन्हीं का भाई है, भाई गुजरात से है ना वो, और पीओ में उसका वो हवाला दे रहा है कि पीओ में ऑफिस का ऑफिसर है वो विशेष जांच के लिए आया हुआ है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो। लेकिन अगर वो कपड़े से पहचानते तो एक गुजराती की पहचान होती है, और गुजराती तो हमारे गृह मंत्री भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि ये लोग बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं हैं देश की सुरक्षा को लेकर, इनमें रत्ती भर भी शर्म है तो इन्हें देश की प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और विशेष कमेटी के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और इन्हें कहना चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम भारत को नहीं संभाल पा रहे हैं, भारत की जनता एक दूसरा विकल्प चुनकर इस सत्ता पर बैठाए, हम विफल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, हम कुछ नहीं संभाल पा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग भारत को हिंदुस्तान कहते हैं उन लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। जो खालिस्तान की बात करते हैं उन लोगों को भी इस सभ्य समाज में रहने की आवश्यकता नहीं है, उन लोगों को भी जेल में उठाकर जेल में डाल देना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने धर्म को विशेष श्रेष्ठ बताकर और दूसरे धर्म को नीच बताकर अगर उसमें प्रचार प्रसार करता है तो वो लोग गलत कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत का संविधान जो आर्टिकल 25 है वो सभी को अब स्वतंत्रता देता है धर्म को मानने की। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूँ, आप मुझ पर थोप नहीं सकते अपनी विचारधारा। ना तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि मैं इस्लाम को कबूल कर लूँ, या मैं खालिस्तानी बन जाऊं, या मैं हिंदू बन जाऊं, या मैं बौद्ध बन जाऊं, या पारसी बन जाऊं। ये मेरा खुद का डिसीजन होगा, और जब मेरा खुद का डिसीजन होगा तो तुम कौन होते हो मुझसे ज़बरदस्ती तरीके से खालिस्तान के नारे लगवाने वाले, या इस्लाम के नारे लगवाने वाले, या जय श्री राम के नारे लगवाने वाले। मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान उसे क्या इजाज़त दे रहा है, क्या क्या उसे फंडामेंटल राइट दे रहा है। अगर ये समस्या आ रही है तो भारत का जो संविधान है उसका प्रचार प्रसार ना होने के कारण ये समस्या पनपी है। अगर भारतीय गवर्नमेंट समय रहते ही भारत के संविधान को पाठ्यक्रम में शामिल कर लेती तो मुझे लगता है तो ना तो हिंदुत्व की बात होती, ना इस्लाम की बात होती, ना खालिस्तान की बात होती, और ना बौद्धों की बात होती। वो भारत की बात करते। संविधान में तो कहीं जिक्र होता नहीं है हिंदुस्तान वर्ड का, कहीं जिक्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं ये? मैंने पहले ही कहा कि जो हिंदू राष्ट्र जैसे हिंदू शब्द जैसे हिंदू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो लोग देशद्रोही हैं। वो तो वो वाली बात होगी, ओम भाई आपका नाम ओम है और मैं आपको मनोज नाम से पुकार रहा हूँ, तो ये तो आपके ऊपर है कि आप मनोज के नाम से देख रहे हैं या ना देख रहे हैं। तो जो भारत की जो जनता है वो भारत के नाम के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करती है। हिंदुस्तान जैसे शब्द को 2-3 लोग लेते हैं। मुझे लगता है एक तो आरएसएस इस्तेमाल करती है, एक भारत की मीडिया इस्तेमाल करती है, तीसरा अगर व्यक्ति कोई है तो वो मुसलमान हैं। अपनी उर्दू भाषा की वजह से या दूसरी लैंग्वेज की वजह से जो अपना वो कुरान वगैरह पढ़ते हैं, उनकी जो भाषा है उर्दू शुद्ध भाषा में निकलता तो उन्हें हिंदुस्तान शब्द उन्हें ज़्यादा फेस्टिवल लगता है, ज़्यादा नॉर्मल लगता है, तो वो हिंदुस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करने वाला हर एक व्यक्ति देशद्रोही है, वो देश का गद्दार है। जो व्यक्ति अपने देश का ही नाम बिगाड़ रहा है, उस व्यक्ति को अपने देश का ही नाम नहीं पता, तो उस व्यक्ति को देश में रहने का अधिकार नहीं है, उसे जेल में डाल दो। लेकिन कई बाबा हैं वो कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाओ देश को। एक वो धीरेन्द्र बाबा हैं वो भी कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। आप उस टुच्चे और छचोरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं धीरेन्द्र बाबा। मैं उसकी बात करके मुझे लगता है कि आप उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं ऐसे व्यक्ति का नाम ही नहीं लेना चाहता। इनको क्या अधिकार है? भारत के संविधान में अंधविश्वास फैलाने पर एक धारा है, उसके तहत ये जेल जा सकते हैं। लेकिन भारत की सरकार इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, अंधविश्वास को। अगर भारत की सरकार पूर्ण तरीके से संविधान पे काम कर ले तो मुझे लगता है जो अव्यवस्था फैल रही है ना, ये जो उल्टे सीधे लोग घूम रहे हैं समाज के बीच में, कोई साधु बनकर, कोई बाबा बनकर, कोई मुल्ला मौलवी बनकर, या कोई खालिस्तानी सिख बनकर, ये लोग सब के सब जेल में चक्की पीसते नजर आएंगे और आटा भी सस्ता हो जाएगा क्योंकि पिसाई के पैसे देने नहीं पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है सरकार को उठाकर इन्हें अंधविश्वास एक्ट में जेल में डाल देना चाहिए। ये कौन लोग हैं, कौन शुरुआत कर रहे हैं कि देश के साथ में जो ऐसी गड़बड़ी फैला रहे हैं? कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा है, कोई खालिस्तानी बना रहा है, कोई इस्लामिस्तान की बात करने लगा है आजकल। ये आखिर देश को किधर ले जा रहे हैं ये? देखिए मैं बता दूं, इस्लाम
स्टेट की अगर हम बात करें तो भारत का जो बंटवारा हुआ था वो राजनीतिक बंटवारा था, धार्मिक बंटवारा था, वो राजनीतिक बंटवारा नहीं था। तो इस्लाम के नाम पर तो पहले ही देश बंट चुका है। दूसरी बात, अगर खालिस्तान की हम बात करें तो ये लोग बहुत ज़्यादा गलतफहमी में हैं। अगर इन्हें कुछ ऐसा करना है तो पाकिस्तान में, भारत से ज़्यादा पंजाब पाकिस्तान में बसता है, जाएं और पाकिस्तान में जाकर खालिस्तान बनाने की घोषणा करें। दूसरी बात, जिन लोगों को हिंदुस्तान बनाने की जल्दी है, बहुत ज़्यादा जल्दी है, और वो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना कर रहेंगे, तो ओम भाई 4000 साल पहले भारत में सबसे पहला आक्रमण ही आर्यों ने किया था। वो आर्य जो अस्का मोजिया से चलकर आए थे काला सागर के किनारे, बोलगा टू गंगा पढ़ना राहुल संस्कृतायन, वो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने ही ये किताब लिखी है बोलगा टू गंगा। और एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी ने लिखी, आप उसे पढ़ना। वो खुद व्याख्यान कर रहे हैं कि हम भारत के लोग नहीं हैं, हम तो विदेश से चलकर आए हुए लोग हैं, हम तो भारत पर शासन करने के लिए आए हैं। तो जो लोग 4000 साल पहले भारत पर कब्जा करने के लिए आए थे, जो भारत में सबसे पहले आक्रमणकारी हैं, वो लोग अब इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं आप किस तरीके से देश को लूटा जा रहा है। अभी आपने देखा उसने कितना बड़ा फ्रॉड किया है एक किरण पटेल ने। और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है, मुझे दुख इस बात का होता है कि भारत को लूटकर भागने वाले सारे के सारे गुजराती हैं। लेकिन तरक्की भी तो वही कर रहे हैं देश में, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो। काहे की तरक्की कर रहे हैं? पूरा देश बेच के खा दिया, पूरा देश बर्बाद कर दिया। आज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस तरीके से बेरोजगारी में के मुंह में ढकेल दिए गए हैं कि काफ़ी सारे युवाओं ने आत्महत्या कर ली बेरोजगारी के कारण। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत सारे लोग सोच कर उनका पैरालिसिस हो गया, हार्ट अटैक आ गया, मर गए। कुछ लोगों ने आत्महत्या करी, कुछ लोग बीमार होकर मर गए उसके बेरोजगारी के कारण। कि गुजराती भारत के दूसरे कोने में नहीं जाएगा, उस दिन भारत बहुत ज़्यादा संपन्न हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो जितनी संपदा है उसे लूटने वाले ही सिर्फ गुजराती हैं। भारत में जब से भारत की जो सिस्टम है, सरकार है, जब से गुजरातियों का कब्जा हुआ तब से भारत को बर्बाद कर दिया। लेकिन गुजरात को विकास मॉडल बताया जाता है पूरे देश में। आप जाकर देखिए, आप जाकर थोड़ा पगडंडियों पर चल के देखिए, गुजरात में गांवों का भ्रमण कीजिए, वहाँ मिलेगा आपको आज भी मट्टी के मकान मिलेंगे आपको गुजरात के अंदर। आज ऐसी स्थिति मिलेगी कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को रोटियां नहीं है, बदतर जिंदगी जी रहे हैं लोग। किस मॉडल की बात करते हैं? क्या मैं एक काले आदमी का फोटो खींचकर और उसे वाइटनेस देकर उसे खूबसूरत बना दूं, क्या वो खूबसूरत हो जाएगा? फोटो में तो हो सकता है, फोटो एडिट करके तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन रियल जिंदगी में तो वो ब्लैक ही रहेगा, काला ही रहेगा। लेकिन बड़े बड़े दावे किए जाते हैं गुजरात को लेकर, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था अच्छी है, बड़े बड़े वहाँ पर उद्योग लगे हुए हैं, हीरे का कारोबार है, जेवरों का कारोबार है वहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश को लूटने का कारोबार है। हीरे की छोड़िए आप, देश की संपत्ति को लूटने का कारोबार है। आप देखिए कश्मीर में 4-5 महीने तक किस तरीके से Z+ सुरक्षा के बीच में एक गुजराती अपने आप को PMO ऑफिस का ऑफिसर बताकर Z+ सुरक्षा लेता है, 5 स्टार होटलों में रुकता है, सरकारी खर्चे पर पलता है, दामाद की तरह सरकार उसे रखती है। वो तो बेहतर है कि उसने थोड़ा सा नखड़ा दिखाया, एक जैमर गाड़ी और मांगने के लिए। उसके साथ एक जैमर गाड़ी चलती थी जो नेटवर्क को हैक कर देती है। उसने कहा कि मुझे एक जैमर और चाहिए। जब उसने दबाव बनाने की कोशिश करी वहाँ पर कश्मीर के प्रशासन पर, तब उसने इस बात की छानबीन की कि ये नीरज पटेल, किरण पटेल, ये सच में ही PMO से है, ये फर्जी आदमी है। 4 महीने के बाद ये अगर प्रशासन अगर इसकी पहले जांच कर लेता, मुझे लगता है देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है। अरे सर, इस पर आप देखिए ना, जो पुलवामा में अटैक हुआ था कैसे हुआ था, वहाँ पर हमारे जो जवान मारे गए थे। मुझे इस बात का कितना दुख हुआ, मैं जब देख रहा था उसे तो मुझे लगा कि इसमें, सही बताऊं, अगर उसकी जांच हो जाए ना पूरी तरीके से, तो सरकार में बैठे बहुत सारे लोग उस आतंकवादी अटैक में जेल चले जाएंगे और उस पर देशद्रोही लग जाएगा। अजीत डोभाल जैसे लोग हैं जो सुरक्षा को लेकर बड़ा काम कर रहे हैं देश में, तो सर ये सुरक्षा की पोली तो खोल दी। अजीत डोभाल सो रहे थे क्या 4 महीने से, 5 महीने से? या गृह मंत्री जी सो रहे थे कि उनका एक फ्रॉड व्यक्ति Z+ सुरक्षा लेकर घूम रहा है कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में, और उसने आर्मी के कैंपों में जाकर देखा, बहुत सारी चीज़ें उसने छानबीन की, उसने जायजा लिया बहुत सारी चीज़ों का। उसके पास तो ऐसी जानकारी है, अगर उसने विदेशों को फॉरवर्ड कर दिया, क्या पता उसने कर भी दी हो।
हमें और आपको क्या पता, हमें तो जो हमें मीडिया ने दिखाया, जो खबरों के माध्यम से पता चला वही तो जानते हैं, लेकिन क्या पता उसने पाकिस्तान को वो सूचना भेजी है या चाइना को वो सूचना भेजी है, लेकिन वो किसके कहने पर भेजी है, वो क्या कर रहा था, कहाँ थे गृह मंत्री। लेखक, पत्रकार और कवि सरकार की जो पोल खोलते हैं, सरकार के जो खिलाफ बोलते हैं, सरकार की जो करतूतें हैं उन्हें बताते हैं, तो उन पे तो सरकार देशद्रोह लगाएगी। लेकिन जो सरकार के साथ में रहकर देशद्रोह का काम करते हैं उन्हें तो सरकार सम्मानित करती है। मोदी जी यूक्रेन का युद्ध रुकवा रहे हैं, लोग बड़े अपवादित हैं भारत के अंदर, वो जानते या पहचानते तो कुछ नहीं, लेकिन बोलने में बड़े आगे रहते हैं। इस तरीके से हमारे मोदी जी से मैंने भी बड़ी चीज़ें सीखी हैं। अगर झूठ भी बोलना तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, अगर आपको बड़ी बड़ी बातें करनी है तो कॉन्फिडेंस के साथ करना, ताकि पत्रकार सवाल करता हुआ कन्फ्यूज हो जाए कि मुकेश सही बोल रहा है या मैं गलत पूछ रहा हूँ। समझ रहे हैं आप। तो मोदी जी से जो अगर सीखा है हमने, तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। झूठ बोलना, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ, सीख तो लिया है, बोलता नहीं हूँ झूठ। क्या आपको नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र जो है होने लगा है? क्योंकि जब अब नवरात्रे चल रहे हैं हमारे देश में, तो मंदिरों को 1 लाख रुपए दे दिए गए हैं, पुजारियों को भजन कीर्तन के लिए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ओम भाई, सरकार का काम है जनता के लिए काम करना, और जनता किसी एक धर्म में नहीं रहती, जनता अनेक अनेक धर्म के माध्यम से अपना जीवन बसर कर रही है। और भारत में सिर्फ एक ही धर्म नहीं है, और मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन किसी विशेष धर्म के लिए विशेष सुविधाएं देना सरकार के द्वारा, ये संविधान का खुला उल्लंघन है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे भी धर्म भारत के अंदर ही रहते हैं, उन्होंने भी इसी मिट्टी से जन्म लिया है, वो भी देश के लिए स्वतंत्रता के समय लड़े थे, उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं, और आज वो इस देश में रह रहे हैं। आज भी वो मरने मिटने के लिए, देश के हक और अधिकारों के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान या चाइना, भारत सरकार ये कह दे कि आओ भाई अपनी देशभक्ति दिखाओ, तो मुझे लगता है कि जितने बड़े बड़े चोटी रखकर या तिलक लगाकर और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बॉर्डर पर जाने वाला एक भी नहीं है। लेकिन जो बुद्धा की बात करता है, जो इस्लाम की बात करता है, जो खालिस्तान की बात करता है, वो लोग बॉर्डर पर मरने के लिए और मारने के लिए सबसे पहले पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं, भारत सर्वोपरि था, भारत सर्वोपरि है, और भारत सर्वोपरि होना चाहिए। हम तभी तक सुरक्षित हैं, हम एक नाव के सवार हैं सभी भारतीय, और भारत देश जो है वो एक नाव की तरह है। अगर इसमें सुराग हुआ तो सभी धीरे धीरे डूब जाएंगे। इसलिए धर्म को मत बचाइए, देश को बचाइए। सभी धर्मों से मैं ये अपील करता हूँ, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, लिंगायत, कोई भी है, वो अपने धर्म विशेष की बात ना करे, वो देश की बात करे, देश की रक्षा सुरक्षा की बात करे, देश को आगे बढ़ाने की बात करे, देश के अंदर जो बदहाली है उसको कैसे ठीक करें। सरकार अपना काम करे, लेकिन सरकार, भारत का जो जिम्मेदार नागरिक है, वो अपनी नागरिकता के दम पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वो देश को अच्छी तरीके से सही रास्ते पर ले जाने के लिए अपने सूझबूझ से एक बेहतर विकल्प करके जनता को सेवाएं दे, अच्छी तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम करें। यही मैं कहूँगा, यही मेरी अपील है।